अपने प्यारे दोस्तों के लिए एक बार फिर से हम मैदान में हाजिर हैं। हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोगों का टॉपिक है चैप्टर इज सॉल्यूशन, और उसके अंदर जिस टॉपिक पर हम लोगों को बात करना है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस। मतलब दो लिक्विड्स लो और उनको आपस में मिला दो, मिला करके जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसी सॉल्यूशन की हम लोग बात करने जा रहे हैं। दो सिचुएशंस हो सकते हैं, लिक्विड्स आपस में इमिसिबल भी हो सकते हैं। इमिसिबल लिक्विड्स जैसे वाटर प्लस ऑयल। वाटर के साथ कोई ऑयल मिलाने की कोशिश करो, तुम देखोगे कि दोनों मिक्स नहीं होते हैं। पानी जो है नीचे वाले लेयर में चला जाएगा क्योंकि पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है, पानी हैवियर होता है, और ऑयल जो है उसकी डेंसिटी कम होती है, वो हल्का होता है, तो ऊपर ऊपर तैरता रहता है, लेकिन दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे। तो हमें ऐसे मिक्सचर की बात नहीं करनी, हम ऐसे मिक्सचर की बात करेंगे जिसमें दोनों लिक्विड्स एक दूसरे के साथ मिक्स होना पसंद करें। तो हम लोग मिसिबल लिक्विड्स को पकड़ेंगे और दोनों को मिलाएंगे। तो मिलाने से क्या होगा, एक सॉल्यूशन बनेगा। जैसे वाटर प्लस अल्कोहल, दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होकर के बढ़िया सॉल्यूशन बनाते हैं। जो लोग थोड़ा दारू वगैरह पीने पर ध्यान देते हैं उनको अच्छी तरह से पता होता है कि अल्कोहल और वाटर जो है खूब अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो जो एक्सपीरियंस वाले बच्चे होंगे वो जल्दी समझ जाते हैं। तो मिसिबल लिक्विड्स एंड इमिसिबल लिक्विड्स, हमें मिसिबल की ही बात करनी है कि जब लिक्विड्स आपस में मिक्स हो जाए और मिक्स होने से सोल्यूशन बनने को तैयार हो। तो ऐसे सोल्यूशन के बारे में आज हम लोग स्टडी करने जाएंगे। दो तीन पॉइंट्स पर हम लोग बातें करेंगे। एक तो हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे राउल्ट्स लॉ की, उसके बाद हम लोग समझेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और उसके बाद हम लोग थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को बनाते समय पीछे थर्मोडायनेमिक्स क्या रोल प्ले करता है उसकी बातें करेंगे। तो ये दो तीन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन पर हम लोगों को बातें करनी है। सपोज हमने दो लिक्विड्स ले ली, एक हमने ले लिया लिक्विड ए ले लिया, और फिर हमने ले लिया एक लिक्विड बी ले लिया, और दोनों को मिला दिया। दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, मिक्स होकर के सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो जो राउल्ट्स लॉ है वो हम लोगों को ये समझाता है, ये बताता है कि किस तरह से हम लोग इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो लिक्विड ए है, जब ये प्योर स्टेट में रहेगा तो इसका अपना कुछ वेपर प्रेशर होगा। चलो मान लिया कि इसका वेपर प्रेशर P0A है। इसी तरह से लिक्विड बी है, इसका भी प्योर स्टेट में कुछ वेपर प्रेशर होगा, P0B है। दोनों को मिला दिया तो जो सॉल्यूशन बनेगा इसका वेपर प्रेशर कितना होगा ये अपने को पता लगाना है। एक प्योर लिक्विड ए, प्योर लिक्विड बी, इसका भी वेपर प्रेशर अपने को पता है, इसका भी वेपर प्रेशर अपने को पता है। जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा ये हम लोगों को पता लगाना है। तो इसी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं द सो कॉल्ड राउल्ट्स लॉ। तो जब तुम दोनों का मिक्सचर तैयार करोगे तो मिक्सचर में ए का कुछ मोल फ्रैक्शन होगा, पक्का होगा, बी का भी कुछ न कुछ मोल फ्रैक्शन होगा। तो ए का जो मोल फ्रैक्शन है उसको ए के वेपर प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। मोल फ्रैक्शन को मोस्टली हम ऐसा एक एक्स के जैसा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सिंबल बना लेते हैं और इसे काई पढ़ते हैं। काई ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के प्योर वेपर प्रेशर को उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से बी के प्योर वेपर प्रेशर को इसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने से जो रिजल्ट आएगा वही जो है हमारे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, और यही जो है राउल्ट्स लॉ भी कहा जाता है। इसी चीज को हम लोग थोड़ा दूसरे वे से समझे तो हम कहेंगे कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का जो वेपर बनेगा उस वेपर में कुछ तो ए का वेपर होगा, कुछ बी का भी वेपर बनेगा। दोनों को मिला रखा है तुमने, दोनों ही लिक्विड्स है। ए का भी वेपर बनेगा, बी का भी वेपर बनेगा, दोनों का वेपर बन करके ऊपर हवा में उठता जा रहा है। तो ए की वजह से कुछ वेपर जनरेट हो रहा है, उसकी वजह से कुछ प्रेशर बनेगा।
बी की वजह से कुछ वेपर जनरेट हो रहा है, उसकी वजह से कुछ प्रेशर बनेगा, राइट। तो जो सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर है उसमें ए का कंट्रीब्यूशन होगा और बी का थोड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। इसको हम कह सकते हैं दीज आर दी पार्शियल वेपर प्रेशर्स। पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर मतलब इस टोटल वेपर प्रेशर में बी का कंट्रीब्यूशन कितना है और ए का कंट्रीब्यूशन कितना है। जब बी का कंट्रीब्यूशन लेंगे तो बी का पार्शियल वेपर प्रेशर हो जाएगा, ए का कंट्रीब्यूशन लोगे तो ए का पार्शियल वेपर प्रेशर हो जाएगा। दोनों को जोड़ दोगे तो सोल्यूशन का पूरा वेपर प्रेशर निकल जाएगा। ए का कंट्रीब्यूशन कितना है, जैसा हम लोगों ने अभी भी ऊपर देखा था, ए का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड विथ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस बी का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर इंटू मल्टीप्लाइड विथ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और यही इक्वेशन जो है, इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये राउल्स लॉ का इक्वेशन है और इसकी मदद से हम लोग लिक्विड सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अगर तीन कंपोनेंट्स आ जाए, या तो हमने ए लिया, हमने बी लिया, हमने सी लिया और तीनों को मिला करके हम लोगों ने एक सोल्यूशन बना लिया। ऐसे सिचुएशन में सोल्यूशन का वेपर प्रेशर लिखेंगे पी सोल्यूशन इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय ए, कंट्रीब्यूशन बाय बी प्लस कंट्रीब्यूशन बाय सी। कुछ हिस्सेदारी ए का, कुछ हिस्सेदारी बी की और कुछ हिस्सेदारी सी की। ए का हिस्सा कितना होगा टोटल में, तो पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। बी का हिस्सा कितना होगा, पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और सी का हिस्सा कितना होगा, पी नॉट सी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। तो इस तरह से हम लोग वो जो फॉर्मूला हम लोगों ने 2 लिक्विड्स के लिए बनाया था उसको 3 लिक्विड्स के लिए, 4 लिक्विड्स के लिए, 10 लिक्विड्स के लिए, कितने भी लिक्विड्स आपस में मिला दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस फॉर्मूले को हम एक्सटेंड कर करके और भी सिचुएशंस हैंडल कर सकते हैं। तो 3 लिक्विड्स का सिचुएशन हैंडल करना है तो फॉर्मूला ऐसे बना लो, 4 हैंडल करना है तो आगे समझ ही गए हो तुम क्या करना है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमने क्या किया, हमने लिया बेंजीन, ठीक, और हम लोगों ने ले लिया टॉलुइन। बेंजीन का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर जो है 400 मिलीमीटर मरकरी के बराबर है और टॉलुइन का 300 मिलीमीटर मरकरी के बराबर। ऐसा हमने क्वेश्चन में तुम्हें दे दिया कि प्योर स्टेट में बेंजीन रहेगा, अकेले बेंजीन है उसमें कुछ मिलाया नहीं है तो वेपर प्रेशर 400 मिलीमीटर। टॉलुइन अकेले है, प्योर है, वेपर प्रेशर 300 मिलीमीटर। अब हम क्या करते हैं, हम बेंजीन का कह दो 4 मोल ले लेते हैं, टॉलुइन का 1 मोल ले लेते हैं और दोनों को मिला करके हम एक सोल्यूशन बना लेते हैं और अपने को कैलकुलेट करना है कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा। बेंजीन लिया, टॉलुइन लिया, बेंजीन का 4 मोल लिया, टॉलुइन का 1 मोल लिया, बना करके मिक्सचर तैयार कर लिया, सोल्यूशन तैयार कर लिया और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है वो निकालना है। और ये प्योर स्टेट में बेंजीन और टॉलुइन का वेपर प्रेशर हमको पता है। ये किसी खास टेम्परेचर पर होगा, टेम्परेचर बदलने के साथ साथ ये बदलता जाता है। जैसे पानी को गर्म करोगे तो लोअर टेम्परेचर पर धीरे धीरे उसमें से धुआं निकलता है, ज्यादा गर्म करोगे तो जल्दी जल्दी धुआं निकलने लगता है, मतलब ज्यादा ज्यादा वेपर बनने लगता है। वेपर प्रेशर टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो ये चीजें पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बताई जाती है हमेशा, तो लिख सकते हो किसी गिवन टेम्परेचर पर है। फिलहाल टेम्परेचर का कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं है यहाँ पर, बस टेम्परेचर को फिक्स रखना, इतना ही ध्यान देना होता है। तो बेंजीन 4 मोल, टॉलुइन 1 मोल। मोल फ्रैक्शन अगर हम निकालें, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो हम बोलेंगे बेंजीन का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। बेंजीन का मोल कितना है, 4 मोल है। टोटल मोल कितना है, 4 मोल बेंजीन, 1 मोल टॉलुइन, दोनों को मिला दो 5 मोल हो जाएगा। तो 4/5 ये हो गया बेंजीन का मोल फ्रैक्शन। टॉलुइन का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम लोग 2 रास्ता ले सकते हैं। एक तो हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट कर लें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलुइन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टॉलुइन का मोल हमने 1 मोल लिया है और टोटल मोल 5 मोल है तो 1/5 आ जाए। या फिर कभी कभी हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास मिक्सचर में सिर्फ 2 कंपोनेंट्स है
तो दोनों का मोल फ्रैक्शन मिलाकर के 1 होता है। तो हम कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन, दोनों को मिला देंगे तो 1 आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन जो है वो दैट इज 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन के मोल फ्रैक्शन को इसमें से माइनस कर दे, इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस बेंजीन का मोल फ्रैक्शन ऊपर हम लोगों ने निकाला था 4/5, यहां पर रख दे। तो 4 डिवाइडेड बाई 5 सॉल्व करोगे, 5 एकम 5, 5 में से 4 को माइनस करोगे डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा 1/5। तो 1/5 ऐसे निकाल लो, चाहे 1/5 ऐसे निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों मेथड्स तुम्हें पता होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी दोनों में से किसी भी मेथड की तुम्हें जरूरत पड़ सकती है। तो जब पिछले क्लास में मोल फ्रैक्शन हम लोग सीख रहे थे तो वहां पर भी ये बातें हमने करी थी, एक बार और दोहरा दिया। सोल्यूशन का हम लोगों को वेपर प्रेशर निकालना है, तो विल राइट वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू प्योर स्टेट में बेंजीन का वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस प्योर स्टेट में टॉलुइन का वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड विथ मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन। बेंजीन का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में होता है 400, टॉलुइन का होता है 300। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन है 4/5, टॉलुइन का मोल फ्रैक्शन है 1/5। सॉल्व कर दो। 5 × 8 = 40, 8 बार में जाएगा, 0 बचेगा उतार दो, और 80 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 4 = 32, ये 0 लगा दो 320, और इधर 5 × 6 = 30, 6 बार में कटेगा, 0 बचा उतार दो, यह हो गया 60। तो तुम देखोगे 320 मिलीमीटर प्रेशर जो है बेंजीन की वजह से काम कर रहा है, 60 मिलीमीटर प्रेशर टॉलुइन की वजह से काम कर रहा है, और दोनों को मिला दें तो टोटल प्रेशर हो जाता है 380 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, राइट। यहां पर एक और कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लो हमने बेंजीन और टॉलुइन को लिया, वही ऊपर वाला ही मिक्सचर ले रहे, कोई नया मिक्सचर नहीं ले रहे। हमने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया जो कि बंद है, ऊपर इसमें ऊपर से बंद है, चारों तरफ से बंद है, इसमें से कुछ निकलकर भाग नहीं सकता। और यहां हम लोगों ने मिक्सचर बना लिया है। किस चीज का मिक्सचर है? तो 4 मोल बेंजीन है और 1 मोल टॉलुइन है, इन्हीं दोनों का मिक्सचर हमने लिया हुआ है। तो जब ये बर्तन बंद रहेगा तो डेफिनेटली, और हमेशा बंद बर्तन में ये काम करेंगे, खुले हुए बर्तन में रहेगा तो वेपर उड़ते 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 ये पूरा भाग जाएगा, तो हमको भागने नहीं देना है। बर्तन बंद रहेगा, वेपर्स बनेंगे। तो इस वेपर में क्या होगा, यहां पर भी बेंजीन होगा और यहां पर टॉलुइन भी होगा। लिक्विड फेज में बेंजीन है, टॉलुइन है। वेपर फेज में बेंजीन भी है, टॉलुइन भी है। लिक्विड फेज में हम लोगों ने बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकाला था, कितना आया था? इसका मोल फ्रैक्शन निकाला था तो आया था मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। कैसे निकाला था? बेंजीन का है 4 मोल और टोटल है 4 × 5 मोल, 4/5। टॉलुइन का मोल फ्रैक्शन हम लोगों ने निकाला था, टॉलुइन का 1 मोल लिया हुआ है और टोटल मोल 4 और 1 5 है, तो टॉलुइन का मोल फ्रैक्शन निकाला था। वेपर फेज में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन अपने को निकालना है, यहां नहीं, यहां जो वेपर में बेंजीन और टॉलुइन दोनों प्रेजेंट है, वेपर फेज में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, टॉलुइन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, वो अपने को निकालना है। वो कैसे हम लोग निकालेंगे? तो ये तो लिक्विड फेज वाला वेपर मोल फ्रैक्शन, इससे कंफ्यूज मत होना, ये यहां पर काम नहीं करेगा। यहां पर मोल फ्रैक्शन, हमें बेंजीन का मोल फ्रैक्शन यहां वेपर फेज में चाहिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन भी हम सोचेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन इन वेपर फेज। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो चलो हम इसे लिख देते हैं y, यहां x टाइप का लिखा तो यहां y टाइप का कुछ लिख दो। y फॉर बेंजीन
एंड y फॉर टॉलुइन, ये अपने को कैलकुलेट करना है। ये चीज कहां से आएगा? तो ये जो वेपर प्रेशर है इसमें ये क्या है? ये कंट्रीब्यूशन बाय बेंजीन और ये है कंट्रीब्यूशन बाय टॉलुइन। ठीक, और ये क्या है? ये टोटल है, या फिर अगर इसको हम देख ले, ये पूरा यहां से यहां तक देख ले तो ये क्या चीज है? ये टोटल वेपर प्रेशर, या फिर कह सकते हो टोटल वेपर प्रेशर यहां पर भी है। तो अगर हमें यहां पर बेंजीन का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मुझे बेंजीन का जो कंट्रीब्यूशन वहां पर था वो वाला कंट्रीब्यूशन चाहिए, डिवाइडेड बाय सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर जो था वो भी मुझे चाहिए। दोनों को डिवाइड कर दे, काम बन जाएगा। इसी तरह से टॉलुइन का जब वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना है तो टॉलुइन का जो कंट्रीब्यूशन है वेपर फेज में वो मेरे को चाहिए, और सोल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर बन रहा है वो मेरे को चाहिए। तो बेंजीन का कंट्रीब्यूशन कितना था? हम लोगों ने देखा था 320 था, और टोटल कितना था? 380 था। ठीक, एक बार फिर से हम लोग रिव्यू कर सकते हैं। ये बेंजीन का कंट्रीब्यूशन यही है ना, सॉल्व करने पर 320 आया है। टॉलुइन का कंट्रीब्यूशन ये है, सॉल्व करने पर 60 आया है। तो और दोनों को ऐड कर दे तो टोटल जो है 380 हो जाता है। उसी चीज को यहाँ पर रखने जा रहे हैं, 320 डिवाइडेड 380, और यहाँ पर 60 डिवाइडेड 380। सॉल्व कर लोगे, जो आंसर आएगा वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। तो 0 से 0 तो पहले कटाई दिया जाए। 2 से कटेगा ये 16 बार में, और ये कटेगा 19 बार में। इसके बाद अब और नहीं कटाया जा सकता। और 2 से कटेगा ये 3 बार में, और ये कटेगा 19 बार में, और नहीं कटाया जा सकता। अब डेसिमल में लेना पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज 16/19, और मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन इन वेपर फेज 3/19। तो दोनों का मोल फ्रैक्शन हम लोगों ने वेपर फेज में कैलकुलेट कर लिया। तो अगर एक जनरल सिचुएशन हो, उसके लिए फॉर्मूला लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है दैट इज P नॉट A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू P नॉट B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो हम देख ही चुके हैं वेपर फेज में A का मोल फ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर। इसी तरह से वेपर फेज में B का जब मोल फ्रैक्शन निकालना है तो कंट्रीब्यूशन ऑफ B, यही ना है B का कंट्रीब्यूशन, डिवाइडेड बाय टोटल P नॉट A XA डिवाइडेड बाय P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। और इसी तरह से B के लिए निकालेंगे तो P नॉट B XB डिवाइडेड बाय P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। वैसे काई होता है, लेकिन चलो हम लोग X और Y पढ़ लेते, कौन जाएगा ये काई और चाई चिल्लाने बार बार। थोड़ा सा ऑड वर्ड है, नया नया वर्ड है, तो हम तो बोल लेंगे लेकिन तुम जो है बार बार फंस जाओगे। तो इस तरह से जो है हम लोग सोल्यूशन को और सोल्यूशन से बनने वाले वेपर को दोनों को डील कर सकते हैं। एक और कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, ठीक, एक्सपीरियंस को और मजबूत करने के लिए एक छोटा सा प्यारा सा कैलकुलेशन और कर डालते हैं। फिर से हम लोग चलो वही बेंजीन और टॉलुइन ही लेते हैं। हमने लिया बेंजीन, हमने लिया टॉलुइन। प्योर स्टेट में इसका जो वेपर प्रेशर है वही 400 और इसका 300। ठीक, अब हमने बेंजीन का कह दो 15.6 ग्राम ले लिया और टॉलुइन का 9.2 ग्राम ले लिया, और दोनों को मिला करके हमने सोल्यूशन बना लिया। तो सपोज हम लोग इस बंद बर्तन में सोल्यूशन बना रहे हैं, बंद बर्तन में सोल्यूशन बना रहे हैं, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर और वेपर फेज में बेंजीन और टॉलुइन का मोल फ्रैक्शन सारा कुछ निकालना है। सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो भी अपने को कैलकुलेट करना है, और वेपर फेज में बेंजीन और टॉलुइन का जो मोल फ्रैक्शन है वो भी कैलकुलेट करना है। दोनों ही कैलकुलेट करने, कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, नियरली पिछला वाला ही कैलकुलेशन है, बस केवल इस बार किया क्या है, चीजों को हमने ग्राम में ले लिया है, तो कोई मुश्किल काम है नहीं, ग्राम को मोल में बदल लो। बेंजीन कितना है अपने पास, वो है 15.6 ग्राम। ठीक, टॉलुइन कितना है अपने पास, वो है 9.2 ग्राम। बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है तुम जानते हो, स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाते हो,
और फॉर्मूला लिखते हो C6H6। टॉलुइन का जो फॉर्मूला और स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे बनाते हो, बेंजीन के साथ एक मिथाइल ग्रुप तुम जोड़ दोगे, और अगर इस फॉर्म में लिखना है तो C6H5, एक हाइड्रोजन इसमें से कम करके CH3 जोड़ दोगे। इसका वेट निकालो, मॉलिक्यूलर वेट। 6 कार्बन है, 12 गुणे 6 72, प्लस 6 हाइड्रोजन है, 6 गुणे 1 6, मिलाकर 78 78 हो जाएगा। इसका निकालो। जब इसका 78 आएगा तो इस वाले पार्ट का 77 तो होगा ही होगा, क्योंकि इसमें से एक हाइड्रोजन कम किया तो एक यूनिट कम हो जाएगा। प्लस CH3 का देख लो, कार्बन का 12 और तीनों हाइड्रोजन का 1 1 1, मिलाकर 15 और मिला दोगे तो 92। दोनों का मॉलिक्यूलर वेट निकाल दिया, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को इसको मोल में बदलने के लिए। तो मोल का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट इसका दिया हुआ है 15.6 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट आया है 78, ये हो गया मोल में। इसी तरह से टॉलुइन के लिए वेट है 9.2 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट हम लोगों ने 92 कैलकुलेट किया है। सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ नीचे ऐसे डेसिमल लगा के 0 लगा दो, फिर ये डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा तो 92/920, इससे ये 10 बार में कटेगा ही कटेगा। 78 से इसको कटाओगे, यहाँ पर पहले डेसिमल लगा करके 0 लगा देते हैं ताकि डेसिमल से डेसिमल क्लियर कर दे। 156 बटे में 780, और तुम अगर ध्यान से सोचोगे तो 78 का ठीक 2 गुना होता है 156। 70 का 2 गुना देख सकते हो, 70 का 2 गुना होता है 140, और 6 का 2 गुना होता है 8 का 2 गुना 16, दोनों को मिलाओगे तो 156 हो जाएगा। तो ये 2 बार में कट जाएगा, और 0 कटाओगे तो इधर 0.2 हो जाएगा, ठीक है। या फिर मत कटाओ 0, डिवाइडेड में ऐसे 10 लिख दो तो 2/10। तो यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन आएगा वो है 2/10। तो दोनों का मोल फ्रैक्शन हम लोगों ने निकाल लिया। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन, बेंजीन का मोल निकाले, अभी मोल फ्रैक्शन नहीं निकाला, ये मोल आया है। बेंजीन ग्राम में दिया हुआ था, बेंजीन को मोल में बदल दिया, ये हो गया 0.2। टॉलुइन ग्राम में दिया था, मोल में बदल लिया 0.1 मोल। मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो जब मोल निकल गया तो मोल फ्रैक्शन भी निकल जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 0.2 डिवाइडेड टोटल 0.3 हो जाएगा। 0.2 मोल बेंजीन का है, 0.1 मोल टॉलुइन का है, दोनों को मिला देंगे तो 0.3 हो जाएगा। तो ये मोल फ्रैक्शन बेंजीन का हो जाएगा। डेसिमल से डेसिमल क्लियर हो जाएगा, 2/3। मोल फ्रैक्शन टॉलुइन का निकाल लो। 0.1 मोल टॉलुइन का है और टोटल है 0.3। डेसिमल से डेसिमल क्लियर हो जाएगा तो 1/3। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालो। प्योर वेपर प्रेशर बेंजीन का जो है वो रख लिया जाए, मोल फ्रैक्शन जो बेंजीन का आया है वो रख लिया जाए, प्लस प्योर स्टेट में जो टॉलुइन का वेपर प्रेशर है वो रख लिया जाए, और मोल फ्रैक्शन जो टॉलुइन का आया है वो रख लिया जाए। तो बेंजीन का मोल वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में 400 है, टॉलुइन का 300 है। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना आया है 2/3, और टॉलुइन का 1/3 है, रख दो यहाँ पर। सो 2/3 और ये हो जाएगा 1/3। सॉल्व कर लो दोनों को। 3 से ये 400 तो कटेगा नहीं, 300 कटाया जा सकता है, हम किसी को नहीं कटाते ना, नीचे से 3 को कॉमन ले लिया जाए तो हो जाएगा 400 गुणे 2 800, और 300 गुणे 1 300। जब कटना ही नहीं तो क्या एक को कटा के फंसना। 800 और 300 मिलाकर हो जाएगा 1100 डिवाइडेड बाई 3। ये हो गया सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर, ठीक। या फिर हम लोग इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा अलग स्टाइल में लिख लेते हैं। हम लोग लिखते 400 गुणे 200, 400 गुणे 2 मतलब 800 बटे में 3, और 300 गुणे 1 300 बटे में 3। तो ये कंट्रीब्यूशन बेंजीन का, ये कंट्रीब्यूशन टॉलुइन का, और टोटल मिला दोगे तो 1100 डिवाइडेड बाई 3, ये टोटल वेपर प्रेशर हो गया। अभी अपने को वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन भी निकालना है। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला जो होता है अप्लाई करो। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन बराबर बेंजीन का जो कंट्रीब्यूशन था x नॉट बेंजीन P नॉट बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन।
डिवाइडेड बाई टोटल P नॉट बेंजीन मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस P नॉट टॉलुइन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन। तो ऊपर हम लोगों ने जैसे सॉल्व किया हम लोग देख सकते हैं ये बेंजीन का कंट्रीब्यूशन है और ये टोटल है। तो बेंजीन का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 800/3 और टोटल कितना है 1100/3। सॉल्व करोगे तो ये 3 से 3 कट जाना है आगे चल करके 800/3 इंटू 3/1100 लिखोगे। 3 से 3 कैंसिल हो जाना है, बचेगा क्या 800 में भी क्या ये 0 कटा हो 8/11। तो ये मोल फ्रैक्शन बेंजीन का हम लोगों ने वेपर फेज में निकाल लिया। टॉलुइन का मोल फ्रैक्शन निकालना हो या तो ऐसा वाला फॉर्मूला टॉलुइन के लिए इस्तेमाल करो, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका कि वेपर फेज में बेंजीन और टॉलुइन दोनों का मोल फ्रैक्शन मिलाकर 1 तो होना ही है। वेपर फेज में दो चीजें हैं, एक बेंजीन का वेपर है, दूसरा टॉलुइन का वेपर है, दोनों का मिक्सचर है, दोनों का मोल फ्रैक्शन मिलाकर के 1 आएगा। तो एक का अगर अपने को पता है तो दूसरे का सीधे सीधे निकाला जा सकता है। तो हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन बराबर 1। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन इक्वल टू 1 माइनस, सॉरी इस पर y से लिखना था, थोड़ा गलत हमने लिख दिया, y से लिख रहे हैं क्योंकि हम वेपर फेज में काम कर रहे हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन इन वेपर फेज इक्वल टू 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन इन वेपर फेज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज इक्वल टू 1 माइनस ये जो ऊपर आया 8/11 यहां पर रखो, सॉल्व करो। 11 1 कम 11, 11 में से जाएगा 8, नीचे 11 से डिवाइड करोगे, 11 में से 8 गया 3, 3/11। तो ये निकल गया अपना बेंजीन का मोल फ्रैक्शन। तो इस तरह से राउल्ट्स लॉ का इस्तेमाल करते हुए हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और सॉल्यूशन के ऊपर जो वेपर बनेगा उस वेपर में ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, बी का मोल फ्रैक्शन कितना है, तीसरा है तो सी का मोल फ्रैक्शन कितना है, कितने भी कंपोनेंट्स हो नो प्रॉब्लम। राउल्ट लॉ से हम लोग ये सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक, तो एक पार्ट हम लोगों ने खत्म कर लिया। दूसरा पार्ट हम लोगों को अब समझना है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये होता क्या है, जैसे हमने सॉल्यूशन बनाया वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो भी कर सकता है, राउल्ट्स लॉ को नहीं भी फॉलो कर सकता है। समझना, राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर सकता है, राउल्ट्स लॉ को नहीं फॉलो कर सकता है। फॉलो करने का मतलब क्या हुआ, हम उसका वेपर प्रेशर पहले तो पेन कॉपी से कैलकुलेट कर ले, फिर उसके बाद लैब में ले जाकर के नाप करके लाए। एक तो पेन कॉपी से कैलकुलेट किया कि हाँ इतना इतना आना चाहिए, एक सोल्यूशन बनाया, कुछ मोल ए का मिलाया, कुछ मोल बी का मिलाया, सोल्यूशन बनाया और पेन कॉपी से मोल फ्रैक्शन वगैरह कैलकुलेट करके उसका वेपर प्रेशर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि वेपर प्रेशर इतना इतना सोल्यूशन का आना चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं लैब में, सोल्यूशन जो बनाया उसको ले गए लैब में, वहां वेपर प्रेशर को नापने का यंत्र होगा, इंस्ट्रूमेंट होगा, उस इंस्ट्रूमेंट को लगा करके वेपर प्रेशर सीधा सीधा नाप लेंगे और देखेंगे कि जो कैलकुलेशन किया है और जो लैब में जाकर के नापा है क्या दोनों मैच किए। अगर दोनों मैच कर रहे हैं मतलब सोल्यूशन इज आइडियल, और अगर मैच नहीं कर रहे सोल्यूशन इज नॉन आइडियल। तो आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, आइडियल सोल्यूशन मतलब solution which obeys राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट लॉ को ओबे करे। ओबे करने का मतलब वही तुमने जो कैलकुलेशन किया है वो लैब में दिखना भी चाहिए। पता चला कि तुम्हारा कैलकुलेशन दिखाई पड़ रहा है कि आना चाहिए 350, लैब में आया 370, आना चाहिए 350, लैब में आया 320। तो जो ऊपर नीचे आएगा तो बोलेंगे राउल्ट लॉ फॉलो नहीं होता है। कैलकुलेशन से जो रिजल्ट आ रहा है वही रिजल्ट लैब में एक्सपेरिमेंट करके भी आ रहा है तो बोलेंगे यस राउल्ट लॉ फॉलो हो रहा है। तो दो सिचुएशन हो सकते हैं, कुछ सॉल्यूशंस राउल्ट लॉ को फॉलो करेंगे उनको आइडियल बोलेंगे और जो नहीं फॉलो करेंगे उनको नॉन आइडियल बोल देंगे। ठीक, अब ये नॉन आइडियल में भी दो पार्ट होते हैं। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे उसमें दो सिचुएशंस हो सकते हैं। एक सिचुएशन ये हो सकता है कि जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कह दो एक्सपेरिमेंटल
इट कैन बी ग्रेटर देन कैलकुलेटेड, जितना आना चाहिए उससे ज्यादा आ रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वेपर प्रेशर जो एक्सपेरिमेंट करके हम ला रहे हैं दैट इज स्मॉलर देन कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। ध्यान देना, कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो एक सिचुएशन ऐसा है कि एक्सपेरिमेंटल वाला बड़ा है, जिधर ये मुंह खुला रहता है उधर बड़ा होता है, तो एक्सपेरिमेंटल वाला वेपर प्रेशर बड़ा है, कैलकुलेटेड वाला कम है। और दूसरा सिचुएशन एक्सपेरिमेंटल वाला कम है, कैलकुलेटेड वाला ज्यादा। तो अगर इफ solution shows vapor pressure greater than the vapor pressure expected from Raoult's law, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जितना आना चाहिए उससे ज्यादा आ रहा है। कैलकुलेशन किया, पता चला कि आना चाहिए 400, लैब में ले गए तो पता चला आया 500, ज्यादा आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में बोलेंगे कि पॉजिटिव डेविएशन। ठीक, पॉजिटिव डेविएशन। और यदि इसका उल्टा हो जाए, ठीक, ग्रेटर की जगह क्या हो जाए, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, कौन दोबारा लिखेगा, ये इसको दोबारा लिख दिया, और ग्रेटर की जगह क्या हो जाए, स्मॉलर हो जाए, स्मॉलर देन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है स्मॉलर देन द वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ये राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट किया तो पता चला कि वेपर प्रेशर आना चाहिए था 400, लैब में ले जाकर के नाप रहे तो आ रहा है 325, मतलब कम आ रहा है, तो बोलेंगे अब की बार क्या है, ये निगेटिव डेविएशन है, निगेटिव डेविएशन है। तो अपने को सबसे पहले तो यह समझना है कि पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन होते ही क्यों है, कब सॉल्यूशन आइडियल होता है और कब सॉल्यूशन में डेविएशन होता है। तो जैसे सपोज अपने पास एक लिक्विड है जिसे हमने कह दिया ए, एक बीकर है, एक बर्तन है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, तो यहां पर जो है लिक्विड ए भरा हुआ है, तो ए के मॉलिक्यूल्स होंगे, ए के मॉलिक्यूल्स होंगे, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, कुछ अट्रैक्शन होगा, ये मॉलिक्यूल बाहर निकल करके भागना चाहता है, तो जब बाहर निकल करके भागना चाहता है तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको ब्रेक करना पड़ेगा, जब तक ये अट्रैक्शन टूटेगा नहीं, ये फोर्स टूटेगा नहीं, तब तक ये बाहर भाग नहीं पाएगा। तो ये है लिक्विड ए, लिक्विड ए। इसी तरह से दूसरा लिक्विड बी, इस लिक्विड बी में भी ऐसा ही सिचुएशन होगा, इसके पास भी अपने मॉलिक्यूल्स होंगे और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कुछ कुछ अट्रैक्शन होगा, और कह दो कि ये मॉलिक्यूल जो है बाहर भाग करके जाना चाहता है, तो डेफिनेटली ये जो अट्रैक्शन इसको तोड़ना पड़ेगा, तो ये है लिक्विड बी। यहां पर अट्रैक्शन किसके बीच में है, ए का अट्रैक्शन है ए के साथ, यहां पर अट्रैक्शन क्या है, बी का अट्रैक्शन है बी के साथ। इन दोनों को तुम मिक्स कर दो, दोनों को मिक्स करके एक सोल्यूशन बना लो, तो जो सोल्यूशन बनेगा ये हो गया अपना बीकर, और इसमें ये सोल्यूशन है, इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स ए के हैं, व्हाइट कलर वाले मॉलिक्यूल्स ए के हो जाएंगे और ऑरेंज कलर वाले मॉलिक्यूल्स बी के हो जाएंगे। अब दोनों के मिक्स्ड मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पर भी अट्रैक्शन होगा। कैसा अट्रैक्शन हो सकता है, ए का अट्रैक्शन ए के साथ हो सकता है, ए का अट्रैक्शन बी के साथ हो सकता है, बी का अट्रैक्शन बी के साथ हो सकता है। ठीक, तो यहां पर ए और ए के बीच में अट्रैक्शन है, बी और बी के बीच में अट्रैक्शन है, ए और बी के बीच में अट्रैक्शन है, राइट। तो सभी एक दूसरे को किसी न किसी तरह से पकड़े हुए हैं, कुछ इस तरह का सिचुएशन है, राइट, कुछ इस तरह का सिचुएशन है। ये सभी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़े हुए। अब ये मॉलिक्यूल निकल करके भागना चाहता है, ये मॉलिक्यूल निकल करके भागना चाहता है, तो पीछे वाले अट्रैक्शंस को तोड़ने होंगे। तो ये तो पुराना अट्रैक्शन है, इसको तोड़ने में उतना ही जोर लगेगा जितना पिछली बार लग रहा होगा। ये भी पुराना अट्रैक्शन, इसको तोड़ने में भी उतना ही जोर लगेगा जितना पिछली बार लग रहा था। लेकिन ये अट्रैक्शन क्या है, नया अट्रैक्शन, ये नया अट्रैक्शन है। ए और बी का बॉन्ड पहले नहीं था, जब अकेले प्योर स्टेट में ए था तो केवल ए और ए के बीच में अट्रैक्शन था, प्योर स्टेट में बी था तो बी और बी के बीच में अट्रैक्शन था। लेकिन जब ए और बी का मिक्सचर तैयार होगा
तो ए और ए के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है, बी और बी के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है, ए और बी के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है। 3 तरह का अट्रैक्शन है। तो ये तो ओल्ड बॉन्ड है, ये भी ओल्ड बॉन्ड है, और ये जो है नया बॉन्ड यहां पर बना है। ये नया वाला बॉन्ड पुराने बॉन्ड से कमजोर हो सकता है, या फिर पुराने बॉन्ड से मजबूत हो सकता है, या फिर पुराने वाले बॉन्ड के जैसा हो सकता है। 3 सिचुएशंस हो सकते हैं कि जो नया बॉन्ड बना है वो उतना ही मजबूत है जितना पुराने वाले बॉन्ड्स मजबूत थे, या फिर जो नया बॉन्ड बना है ये पुराने वाले बॉन्ड से ज्यादा मजबूत हो सकता है, या फिर जो नया बॉन्ड बना है ये पुराने वाले बॉन्ड से कम मजबूत हो सकता है। अगर उतना ही मजबूत है तब क्या होगा? तब मॉलिक्यूल्स को न कोई परेशानी है न कोई आसानी है, न तो कोई परेशानी होने वाली है न तो कोई आसानी होने वाली। जैसे सिचुएशन में पहले थे वही सिचुएशन अभी भी है। ठीक वैसे ही जैसे तुम अभी यहां जमीन पर चल रहे हो, तुमको भेज दिया जाए दूसरे ग्रह पर, क्या तो तुम्हें मंगल ग्रह पर भेज दिया जाए, तो मंगल ग्रह पर क्या है? वहां पर ग्रेविटी ज्यादा है। तो ग्रेविटी ज्यादा है तो वहां पर जब तुम चलने की कोशिश करोगे तो पैर उठाने में तुम्हें ज्यादा मेहनत लगेगा। तो वहां पर जमीन के बीच में और तुम्हारे बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, चलने में ज्यादा मेहनत लगाना पड़ेगा। यही तुम्हें चांद पर भेज दिया जाए तो चांद का वजन कम है, चांद छोटा है धरती की तुलना में, वजन कम है, तो वो तुमको कम जोर लगा करके खींचेगा। तुम चांद पर चलना चाहो तो तुम्हारे पैर जल्दी जल्दी आगे भागेंगे, उछलोगे तो ज्यादा ज्यादा लंबा, ज्यादा ज्यादा ऊंचा उछल पाओगे, क्योंकि वहां ट्रैक्शन कम है। और कोई तीसरा ग्रह ऐसा हो, कोई ऐसा प्लेनेट हो जो बिल्कुल अर्थ के जैसा, बिल्कुल धरती के जैसा हो, वहां पर जाकर के चलोगे तो तुम चलने में वही वाला फोर्स महसूस करोगे जो धरती पर महसूस करते हो। तो वही चीज यहां पर भी है कि जो नया अट्रैक्शन बना है ये पुराने वाले अट्रैक्शन के जैसा हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि पुराने वाले अट्रैक्शन से कमजोर या मजबूत हो। अगर पुराने वाले अट्रैक्शन के जैसा है तब क्या होगा? ये ए और बी को भागने में या चलने में, बाहर निकल करके जाने में न तो कोई आसानी होगी न तो कोई परेशानी होगी। तो जैसे पहले जाते थे वैसे ही अभी भी चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो नया बॉन्ड बना है वो वैसा ही जैसा पुराना वाला बॉन्ड है। तो ये जैसे पहले चले जाते थे बाहर वैसे अभी भी चले जाएंगे बाहर, और हम बोलेंगे सोल्यूशन इज आइडियल। लेकिन यदि सिचुएशन ऐसा हो कि ये बॉन्ड बहुत मजबूत हो जाए, ये बॉन्ड बहुत मजबूत हो जाए, ये बॉन्ड बहुत मजबूत हो जाए, ए और बी के बीच का बॉन्ड बहुत मजबूत हो जाए, तो जब ये बाहर भागना चाहेगा तो उतनी आसानी से नहीं भाग पाएगा जितनी आसानी से पहले भाग पाता था। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? वेपर कम बनेगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। और तीसरा सिचुएशन ये बॉन्ड बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है तो जल्दी से टूटेगा और जल्दी जल्दी बाहर भागना शुरू कर देगा। जल्दी जल्दी बाहर भागना शुरू करेगा तो वेपर ज्यादा बनेगा और तुम कहोगे कि पॉजिटिव डेविएशन होने लगा। नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन कब होगा? जब ये नया वाला बॉन्ड बहुत मजबूत है और मॉलिक्यूल भाग नहीं पा रहे हैं। पॉजिटिव डेविएशन कब होगा? जब नया वाला बॉन्ड बहुत कमजोर है और जल्दी से टूट रहा है और मॉलिक्यूल यहां से भाग जा रहा है। तो अगर जो है ए और बी का अट्रैक्शन, ठीक, इट इज एज स्ट्रॉन्ग एज ए एंड बी बी, ए और बी का अट्रैक्शन, ठीक, वीकर देन ए एंड बी बी। और तीसरा सिचुएशन, ए और बी के बीच का जो अट्रैक्शन है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी बी। यही 3 सिचुएशन है, ठीक, उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना पहले था, नो डेविएशन, आइडियल सोल्यूशन तुम्हें मिलेगा, ठीक, आइडियल सोल्यूशन। वीक हो गया मतलब बॉन्ड जल्दी टूटेगा, निकल करके भाग जाएगा जल्दी जल्दी, वेपर ज्यादा बनेगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन बोलोगे। और अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया, नहीं टूट पा रहा है, नहीं भाग पा रहा है, तो वेपर कम बनेगा, प्रेशर भी कम जनरेट होगा, नेगेटिव डेविएशन। तो ये पहले तुम्हारे माइंड में होना चाहिए कि पॉजिटिव डेविएशन क्यों होता है, नेगेटिव डेविएशन क्यों होता है और डेविएशन कब नहीं होता है। तो जब 2 लिक्विड्स एक जैसे होंगे, जैसे हम लोगों ने अभी ऊपर बेंजीन और टॉलुइन देखा ना, दोनों के स्ट्रक्चर में बहुत अंतर नहीं है। जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है नियरली वही टॉलुइन का भी स्ट्रक्चर है, देख रहे हो ना। टॉलुइन में बस एक एक्स्ट्रा CH3 ग्रुप आ गया, तो दोनों एक जैसे हैं, ठीक। पेंटेन ले लो, पेंटेन में 1 2 3 4 5 कार्बन होते हैं। हेक्सेन ले लो, इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन होते हैं। तो दोनों एक जैसे हैं, जैसे फोर्सेज इसके अंदर होंगे वैसे ही फोर्सेज इसके अंदर होंगे, जैसे फोर्सेज यहां पर है वैसे ही फोर्सेज यहां पर है। तो ऐसे सिचुएशन में जो सोल्यूशन बनेगा वो आइडियल होगा, आइडियल, आइडियल, ठीक। और
एक एग्जांपल हम लोग ले, जैसे पानी का एग्जांपल ले, पानी के मॉलिक्यूल्स। पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इसमें हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन की मदद से इधर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इस हाइड्रोजन की मदद से इधर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो पानी का मॉलिक्यूल क्या है, इधर जाकर के किसी मॉलिक्यूल से और इधर जाकर के किसी मॉलिक्यूल से, दोनों तरफ कोई ना कोई मॉलिक्यूल आकर के इसके साथ कनेक्टेड होगा। तो इधर ये पानी के एक मॉलिक्यूल से कनेक्टेड है, इधर ये पानी के दूसरे मॉलिक्यूल से कनेक्टेड है। तो पानी का एक मॉलिक्यूल दोनों तरफ जो है दो मॉलिक्यूल से कनेक्टेड है, इधर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, इधर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, ठीक। तो ये काफी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अब मान लो पानी के साथ हम इथेनॉल मिला दें, C2H5OH, तो ये एक तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, लेकिन इधर से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, आपस में खूब अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन ये बीच बीच में अल्कोहल का मॉलिक्यूल घुस जाएगा, इथाइल अल्कोहल। ये जब बीच बीच में घुस जाएगा तो क्या करेगा, एक तरफ से तो बॉन्ड बनाएगा लेकिन दूसरी तरफ से बॉन्ड बना नहीं सकता, तो पकड़ कमजोर हो जाएगी। तो प्योर वाटर रहेगा, मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को बहुत जोर से पकड़ रखा है, वाटर के एक मॉलिक्यूल ने वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल को बहुत जोर से पकड़ रखा है। लेकिन वाटर और अल्कोहल का जब मिक्सचर बनाओगे तो अल्कोहल का मॉलिक्यूल और वाटर का मॉलिक्यूल एक दूसरे को उतने जोर से नहीं पकड़ सकते। ठीक, अल्कोहल का मॉलिक्यूल और वाटर का मॉलिक्यूल एक दूसरे को उतने जोर से नहीं पकड़ सकते। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेसिटी ज्यादा है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेसिटी कम है। जैसे मान लो हम लोग 25-30 लोग हों और एक दूसरे का हाथ पकड़ करके एक ग्रुप बना ले, और उस ग्रुप को जो है, ग्रुप में से मेंबर्स को अलग अलग अब करना है। कोई आए, हमको अलग अलग खींच करके अलग करना शुरू करे, कुछ फोर्स लगाएगा। दूसरा इमेजिनेशन ये करोगे, हम लोगों को दो की जगह 4 हाथ हो, 4 हाथों के इस्तेमाल से एक दूसरे को पकड़ ले, अब तो पकड़ और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अगर कोई हम लोगों को एक दूसरे से अलग करना चाहे तो उसे ज्यादा फोर्स लगाना पड़े। तो यहां पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेसिटी ज्यादा है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेसिटी कम है। प्योर वाटर रहेगा तो वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन, क्योंकि दोनों तरफ से ये पकड़ रखा है। ये क्या है, एक तरफ से बॉन्ड बनाएगा, दूसरी तरफ से नहीं बॉन्ड बनाएगा। तो जब ये बीच बीच में आकर के घुस जाएगा, यहां घुस जाएगा, यहां घुस जाएगा, तो वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको डिस्टर्ब करेगा। डिस्टर्ब करने की वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगी, अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में पानी के मॉलिक्यूल जो आसानी से नहीं भाग पाते थे, अब आसानी से भागने लगेंगे। पानी के मॉलिक्यूल जो कि आसानी से नहीं भाग पाते थे, इसके आने की वजह से ये बीच बीच में घुस करके क्रम को गड़बड़ कर देगा और आसानी से भागने लगेंगे। तो वाटर और अल्कोहल का जो मिक्सचर होता है, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। ठीक, इसी तरह से अगर हम लोग एक और एग्जांपल लें, जैसे एसीटोन, इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, अगर तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ रखी है तो इसे कहोगे एसीटोन। और एक और एग्जांपल ले, क्लोरोफॉर्म, CHCl3, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में H पर थोड़ा प्लस है, कार्बन पर थोड़ा माइनस है, और यहां ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। जब ये दोनों मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे को इस तरह से, ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन के लोन पेयर को अपनी तरफ खींचने लगता है, इसे हाइड्रोजन बॉन्ड तुम कहते हो। तो प्योर क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, प्योर एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, लेकिन जब तुम दोनों को पकड़ लेते हो, दोनों को मिला देते हो, तो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगता है। यहां पर तुम्हारे मन में थोड़ा सा संदेह हो सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड तो तुमने पढ़ा हुआ है कि OH रहता है तब बनता है, NH रहता है तब बनता है, FH रहता है तब बनता है। ठीक, CH में कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है? ऐसा तो कुछ नहीं होता। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं होती, लेकिन अगर कार्बन के पीछे 3-3 क्लोरीन तुम लगा दोगे तो तीनों क्लोरीन मिलकर इसका इलेक्ट्रॉन खींचेंगे और बदले में ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये कार्बन नहीं, कार्बन के पीछे जो 3 क्लोरीन है उनका कमाल है। ये पूरा ग्रुप जो है मिला करके कह सकते हो FON के जैसा ही हो चुका है। तो ये हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लोन पेयर को खींचेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, दोनों एक दूसरे को मजबूती से पकड़ लेंगे। मजबूती से पकड़ लेंगे मतलब ये इसको भागने से रोकेगा, वो उसको भागने से रोकेगा, और वेपर बनेगा नहीं आसानी से, तो निगेटिव डेविएशन हो जाएगा। और हम कहेंगे कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर जो है वो निगेटिव डेविएशन शो करता है। ठीक, इसी तरह से अगर हम वाटर के साथ कोई आयनिक कंपाउंड मिला दें, जैसे वाटर प्लस HCl, आयनिक कंपाउंड है, आयनिक तो नहीं है, HCl आयनिक
नहीं कहा जाएगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में साझेदारी होती है, लेकिन पानी में जाकर के ये टूट जाएगा, टूट करके H+ और Cl- बना लेगा, ठीक, पानी में जाने के बाद। तो जब H+ और Cl- बना लेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से पानी के मॉलिक्यूल के साथ बहुत जोरदार अट्रैक्शन करेंगे, और पानी का मॉलिक्यूल जो आसानी से भाग भाग के निकल जाता था, अब आसानी से भाग भाग के नहीं निकल पाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो वाटर प्लस HCl, वाटर प्लस H2SO4, ठीक, वाटर प्लस HNO3, ये सारे सिचुएशंस जो है ये निगेटिव डेविएशन वाले सिचुएशंस हैं, निगेटिव डेविएशन वाले सिचुएशंस। तो निगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, इन एग्जांपल्स को तुम इस्तेमाल करके और भी कोई नया केस आएगा तो तुम सोच सकते हो। जब मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन एक जैसा हो, जैसा स्ट्रक्चर इसका है वैसा ही स्ट्रक्चर इसका भी है, तो ऐसे सिचुएशन में आइडियल सोल्यूशन बनेगा, ठीक। वाटर और अल्कोहल का एग्जांपल ये कि पानी में खूब अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, अल्कोहल बीच में घुस के उसको डिस्टर्ब कर देगा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा और मॉलिक्यूल भागना शुरू कर देंगे, पॉजिटिव डेविएशन। फिर हमने क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का एग्जांपल लिया कि दोनों एक दूसरे को हाइड्रोजन बॉन्ड से पकड़ लेते, नहीं भाग पाते हैं, इसलिए निगेटिव डेविएशन होगा। तो इस तरह से अगर केसेस सॉल्व करने को मिल जाए तो इस इंफॉर्मेशन को, इस नॉलेज को अप्लाई करो और सॉल्व करो। फिर उसके बाद हम लोग छोटे से ग्राफ की बात करेंगे, छोटा सा ग्राफ। बुक्स में तुम देखोगे तुम्हें एक ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है, एक ऐसा ग्राफ तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक। इस एक्सिस पर लिखा होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A और इस एक्सिस पर लिखा होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ B, भी इसी जगह पर है। मोल फ्रैक्शन ऑफ A जो है यहां पर कह दो 1 है और यहां तक जाते जाते 0 हो जाएगा, मतलब ये 100%, यहां 0%। मोल फ्रैक्शन ऑफ B यहां पर कह दो 0 है और यहां पर आते आते 1 हो जाएगा, और ये जो पॉइंट है दैट इज P0। मोल फ्रैक्शन ऑफ A यहां पर 100% है तो P0A मतलब प्योर A का वेपर प्रेशर, और यहां पर B का मोल फ्रैक्शन 100% है, 1 है, पूरी तरह से है, तो ये जो पॉइंट है वो P0B को प्रेजेंट करता है, B का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर। और इस लाइन पर जब तुम नीचे उतरोगे, तो ये लाइन जो है, इस लाइन का ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स क्या दिखाते हैं, जब तुम यहां जैसे आ जाओ, यहां आ जाओ तो कह दो यहां पर A का मोल फ्रैक्शन 1 से घटते घटते 0.2 हो गया है, तो इसका मोल फ्रैक्शन डेफिनेटली 0.8 मिलेगा, क्योंकि 0.2 और 0.8 मिला करके टोटल 1 होना चाहिए। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट क्या है, ये P0A XA को प्रेजेंट करता है, और ये P0, इसी तरह से ये वाला जो पॉइंट है P0B XB को प्रेजेंट करता है। तो ये वाला लाइन सोल्यूशन के अंदर A का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, और ये वाला लाइन हमने थोड़ा उल्टा लिख दिया, ये लाइन B के लिए है, ये B से ओरिजिनेट हो रहा है तो ये B के लिए होगा। थोड़ा सा ज्यादा जोश में कभी कभी हम लोग उल्टा भी लिख देते हैं। तो ये लाइन A के लिए है, सॉरी ये लाइन B के लिए है और ये लाइन A के लिए है। यहां पर A का वेपर प्रेशर इतना है, सोल्यूशन के अंदर जाएंगे तो A का वेपर प्रेशर धीरे 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 कम होते होते 0 हो जाएगा। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि उसका मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, क्योंकि सोल्यूशन के अंदर किसी का भी जो कंट्रीब्यूशन होता है वो वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड विद मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा वैसे वैसे उसका कंट्रीब्यूशन कम होता जाएगा। तो यहाँ पर A का मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम है तो उसका कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम है, फिर कंट्रीब्यूशन कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम होते होते यहाँ तक। इसी तरह से B के लिए। और ये वाली जो लाइन है, ये लाइन बताती है कि PS का वैल्यू क्या है, किसी भी पॉइंट पर PS का वैल्यू, PS बोले तो P0A XA प्लस P0B XB। तो इस ग्राफ को थोड़ा जो है तो अपने से स्टडी करना, अपने से समझने की कोशिश करना। बना दिया है तुम्हारे लिए, सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिया है कि ये पॉइंट क्या है, प्योर स्टेट में B का वेपर प्रेशर। कैसे पता प्योर स्टेट में, क्योंकि इसका मोल फ्रैक्शन यहाँ पर 1 है। ये पॉइंट क्या है, प्योर स्टेट में A का मोल फ्रैक्शन है। ये लाइन यहां से यहां तक क्या प्रेजेंट कर रहा है, ये प्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे A का मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन में कम होता जाएगा वैसे वैसे A का कंट्रीब्यूशन सोल्यूशन में कम होता जाएगा।
ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे बी का मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन में कम होता जाएगा, बी का कंट्रीब्यूशन कम होता जाएगा। और ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर इस लाइन पर बना रहेगा। तो सोल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है इन दोनों के बीच में, जैसे ये 400 ये 300, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा 400 और 300 के बीच में रहेगा, उसके ऊपर या नीचे नहीं जाएगा। लेकिन अगर हमारा सोल्यूशन नॉन आइडियल है, नॉन आइडियल सोल्यूशन, तो तुम देखोगे कि ये जो लाइन ऐसे दिखाई पड़ रहा है, ये ऐसे ना होकर के या तो ऐसे हो जाएगा या फिर ऐसे हो जाएगा। ऐसे हो गया मतलब इन दोनों से ज्यादा हो गया पॉजिटिव डेविएशन, और ऐसे हो गया मतलब इन दोनों से नीचे चला गया नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन की सिचुएशन में ये लाइन ऐसे चला जाएगा, ये लाइन ऐसे चला जाएगा, और कोई डेविएशन नहीं रहेगा, तो लाइन बिल्कुल इस तरह से सोल्यूशन का वेपर प्रेशर इसी लाइन पर तुम्हें देखने को मिलेगा। तो पॉजिटिव डेविएशन के केस में ये पॉइंट, नेगेटिव डेविएशन के केस में ये चीज, और कोई डेविएशन नहीं रहेगा तो कुछ कुछ चीजें हमें ऐसी दिखाई पड़ेंगी। तो अगर जरूरत पड़े इस ग्राफ को कहीं देखने की, समझने की, तो इसको भी देखोगे और समझोगे। एंड द लास्ट पॉइंट, थर्मोडायनेमिक्स की थोड़ी सी बात हम लोगों को करनी है। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सॉल्यूशन। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सॉल्यूशन इसमें क्या होता है भाई, जैसे हमने ए और बी को मिलाया और सॉल्यूशन बन गया, तो सॉल्यूशन बनने पर क्या कोई हीट रिलीज होगा या हीट कंज्यूम होगा? दोनों को मिलाया, क्या कोई हीट रिलीज होगा या कोई हीट कंज्यूम होगा, ये अपने को सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा? पहले ये दो चीजों के बारे में सोचते हैं। तो अगर सोल्यूशन आइडियल है, ध्यान देना, अगर सोल्यूशन आइडियल है तो जैसे फोर्सेज पहले हुआ करते थे वैसे ही फोर्सेज बाद में भी होंगे, जितने जैसे जैसे बॉन्ड्स पहले हुआ करते थे नियरली वैसे ही बॉन्ड्स बाद में भी होंगे। तो बॉन्ड्स की मजबूती न तो बढ़ी न तो घटी। अगर सोल्यूशन नॉन आइडियल है तो जो नया वाला बॉन्ड हो सकता है वो पहले से मजबूत भी हो सकता है, पहले से कमजोर भी हो सकता है। जब मजबूत बॉन्ड बनेगा, खूब जोरदार अट्रैक्शन होगा, तो ध्यान देना हमेशा अगर ए अलग है बी अलग है, फिर क्या है, दोनों पास आ जाते हैं, दोनों पास आकर के एक ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जिसमें ए और बी के बीच में अट्रैक्शन है, तो इट लीड्स टू रिलीज ऑफ हीट। रिलीज ऑफ हीट, ए अलग है बी अलग है, भी दोनों के दूसरे से कोई मतलब नहीं, दोनों आए पास मिले अट्रैक्शन बनाए तो रिलीज ऑफ हीट। तो इस बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि अगर ए और बी पास में आए, पुराना बॉन्ड टूटेगा नया बॉन्ड बनेगा, पुराना बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, कुछ हीट खर्च होगा, नया बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, कुछ हीट रिलीज होगा। अगर पुराना वाला बॉन्ड और नया वाला बॉन्ड बराबर मजबूती का है, बोले तो सोल्यूशन आइडियल है, तो जितना हीट उधर खर्च हुआ इतना हीट इधर रिलीज हो जाएगा, तो नेट रिजल्ट हो जाएगा 0। लेकिन अगर ऐसा है कि सोल्यूशन में नेगेटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन मतलब बहुत मजबूत बॉन्ड बनेगा, बहुत मजबूत बॉन्ड बनेगा मतलब खूब ज्यादा हीट रिलीज होगा, तो ज्यादा हीट रिलीज होगा तो मतलब क्या है, खर्चा कम हुआ रिलीज ज्यादा हुआ, तो नेट रिजल्ट ये होगा कि रिलीज हीट का रिलीज तुम्हें देखने को मिलेगा। और इसका उल्टा, नया वाला बॉन्ड बहुत कमजोर बना तो पुराना वाला बॉन्ड मजबूत था, उसे तोड़ने में ज्यादा हीट खर्च हो गया, और जब नया वाला बॉन्ड बना वो कमजोर बना तो उसमें कम हीट रिलीज होगा, कम हीट रिलीज होगा तो नेट रिजल्ट होगा कि तुम्हारा खर्चा हो गया, हीट खर्चा हो गया। तो अगर आइडियल सोल्यूशन है, आइडियल सोल्यूशन है तो नो लॉस और गेन ऑफ हीट, नो लॉस और गेन ऑफ हीट, क्योंकि जैसा जैसा बॉन्ड टूटा नियरली वैसा ही बॉन्ड बन गया। अगर निगेटिव डेविएशन है, निगेटिव डेविएशन मतलब बॉन्ड बहुत मजबूत बनेगा, बॉन्ड मजबूत बनेगा तो काफी हीट रिलीज होगा, तो इसमें हीट रिलीज होगा। और अगर पॉजिटिव डेविएशन है मतलब बॉन्ड कमजोर रहा होगा, वेपर जल्दी बन रहा है, बॉन्ड कमजोर बनेगा तो हीट कम रिलीज होगा, कम रिलीज होगा मतलब खर्चा ज्यादा हो रहा होगा, बॉन्ड तोड़ने में हीट खर्चा ज्यादा हुआ, रिलीज कम हो रहा है, तो बोलेंगे इसमें हीट जो है वो कंज्यूम होगा। और थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जब हीट रिलीज होता है तो जो इंथैल्पी होती है डेल्टा एच, ठीक, जब हीट रिलीज होता है तो इंथैल्पी माइनस के साइन के साथ लिखा जाता है।
जब हीट कंज्यूम होता है तो एंथैल्पी प्लस के साइन के साथ लिखा जाता है, और जब हीट न तो रिलीज हुआ न तो कंज्यूम हुआ तो एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होगा, बोलेंगे एंथैल्पी जीरो होगी। तो हमें अगर सॉल्यूशंस की एंथैल्पी के बारे में बताना हो, आइडियल सॉल्यूशन में कैसी एंथैल्पी होगी, जीरो एंथैल्पी होगी। पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन में कैसी एंथैल्पी होगी तो देख सकते हो। पॉजिटिव डेविएशन में पॉजिटिव एंथैल्पी, नेगेटिव डेविएशन में नेगेटिव एंथैल्पी, ठीक। और इसको याद नहीं रखना है, समझना है कि नेगेटिव डेविएशन मतलब बॉन्ड मजबूत बनेगा, हीट रिलीज होगा, इसीलिए माइनस। और नेगेटिव डेविएशन मतलब बॉन्ड कमजोर बनेगा तो कम हीट रिलीज होगा, कम हीट रिलीज होगा मतलब कंज्यूम ज्यादा होगा, और कंज्यूम ज्यादा होगा तो पॉजिटिव साइड। इस तरह से समझना ना। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इधर भी नेगेटिव उधर भी नेगेटिव याद करने की कोशिश करते हैं। डोंट डू दिस, याद करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि याद करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है केमिस्ट्री में भी। तो समझने वाली चीजें समझोगे तब दिमाग में खाली जगह बचा रहेगा, उस खाली जगह का इस्तेमाल करके याद करने वाली चीजों को याद रखोगे। अब पता चला है सारा कूड़ा कचरा दिमाग में भर ले गए पहले ही, तो याद करने वाली चीजें तुम याद कभी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हम लोग हमेशा रेकमेंड करते हैं समझने वाली चीजों को अच्छे से समझो, ताकि दिमाग में खाली जगह बची रहे। फिर उसके बाद दूसरा वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम। वॉल्यूम में क्या है कि अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, तो अट्रैक्शन ज्यादा है तो पास आ जाएंगे तो जगह कम घेरेंगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा। अट्रैक्शन कम है, दूर चले जाएंगे तो जगह ज्यादा घेरेंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो डेल्टा वी जो है, फिर से 3 सिचुएशन, आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग। वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग मतलब वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा उसी की बात करनी है अपने को। तो अगर सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब जरूर अट्रैक्शन कम होगा, तभी तो जल्दी जल्दी वेपर बन रहा है। अट्रैक्शन कम है तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो बोलेंगे डेल्टा वी का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव डेविएशन है मतलब वेपर कम बन रहा है। वेपर कम बन रहा है इसका मतलब क्या है, अट्रैक्शन खूब जोरदार होगा, इसलिए मॉलिक्यूल वेपर फेज में भाग नहीं पा रहे। अट्रैक्शन ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे, पास आएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो डेल्टा वी का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। और जब आइडियल सोल्यूशन होगा तो डेफिनेटली जीरो होने जा रहा है। इसके अलावा कभी कभी हम लोग इंट्रॉपी की बात करते हैं। इंट्रॉपी क्या होता है, रैंडमनेस। जैसे अभी क्या है कि तुम्हारे पास कुछ सामान है कमरे में, इधर उधर तुमने सजा करके रखा हुआ है, तो हम बोलेंगे रैंडमनेस कम है। रोज कमरे में रहो, सामान का इस्तेमाल करोगे और सामान को वापस सजाओ मत, तो एक हफ्ते के बाद देखोगे सारा सामान इधर उधर फालतू फैल गया है, तो रैंडमनेस ज्यादा हो गया। रैंडमनेस ज्यादा, रैंडमनेस कम। रैंडमनेस ज्यादा होता है तो हम कहते हैं एंट्रोपी बढ़ गई, इसको डेल्टा एस से दिखाते हैं। डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा। रैंडमनेस घट गया, सामान बिखरा हुआ था तुमने अच्छे से सजा दिया, रैंडमनेस कम हो गया, तो बोलोगे एंट्रोपी घट गई। तो रैंडमनेस का बढ़ना, एंट्रोपी का बढ़ना, रैंडमनेस का घटना, एंट्रोपी का घटना। तो अगर केवल एक तरह के मॉलिक्यूल्स है तो रैंडमनेस कम होगी। जैसे मान लो तुम्हारे कमरे में ढेर सारे बॉल्स ही बॉल्स है, कमरा पूरा खाली केवल बॉल्स है, और सारे बॉल्स एक ही तरह के हैं और वो कमरे में इधर उधर फैले हुए हैं, तुमको वापस समेट करके उनको बॉक्स में डालना है। तो बॉल को उठाओ, बॉक्स में डाल दो, कोई बहुत ज्यादा रैंडमनेस तो है नहीं। अब मान लो 2 तरह के बॉल्स हैं, लाल रंग के दूसरा हरे रंग के, सब कमरे में इधर उधर बिखर गए और मिक्स हो गए हैं, उसको वापस फिर से बॉक्स में डालना है। लाल वाले बॉल को एक बॉक्स में डालना है, हरे वाले बॉल को दूसरे बॉक्स में डालना है। तो अब पहले तो तुमको छांटना पड़ेगा, क्योंकि रैंडमनेस बहुत ज्यादा है, दोनों बिल्कुल इधर उधर हॉच पॉच तरीके से मिक्स हो गए। तो ए को छाट करके अलग करोगे, बी को छाट करके अलग करोगे, ए को उसके बॉक्स में भरोगे, बी को उसके बॉक्स में भरोगे। अब की बार ज्यादा मेहनत लगेगी, क्यों? क्योंकि रैंडमनेस ज्यादा थी। तो एक अकेले तरह का बॉल कम रैंडमनेस क्रिएट करेगा, 2 तरह के बॉल्स मिलकर के ज्यादा रैंडमनेस क्रिएट करेंगे। तो जब भी तुम सोल्यूशन बनाओगे, ए के मॉलिक्यूल्स बी के साथ मिक्स होंगे ही होंगे। ए का मॉलिक्यूल बॉल की तरह, बी का मॉलिक्यूल बॉल की तरह, दोनों मिक्स हो गए, काफी रैंडमनेस आ गया। तो प्रत्येक सिचुएशन में डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, चाहे सोल्यूशन नेगेटिव डेविएशन वाला हो, चाहे सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन वाला हो, चाहे सोल्यूशन नॉन डेविएशन वाला हो, आइडियल सोल्यूशन हो। प्रत्येक सोल्यूशन में मिक्स होना ही है और मिक्सिंग से हमेशा रैंडमनेस आएगी।
तो इंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग बोलते हैं। इंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ये हमेशा पॉजिटिव आएगा हर तरह के सॉल्यूशन के लिए। और फिर उसके बाद आता है एक और प्रॉपर्टी, गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग। गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी से दिखाओगे ना। इसके लिए बस हमको इतना कहना है कि अगर कोई चीज हो जाता है, अपने आप हो जाता है, जैसे ऊपर से कोई चीज गिराओगे तो अपने आप नीचे गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन नीचे से कोई चीज उछल करके अपने आप आसमान में चली जाए, ये अपने आप नहीं होता है। तो अगर कोई चीज अपने से हो रहा है, स्पॉन्टेनियस अपने से होने वाला है, तो हम बोलते हैं कि उसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू माइनस में होता है। और अगर अपने से नहीं हो पा रहा है, उसको हमको करवाना पड़ रहा है, जैसे पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाना है, तो नीचे मोटर लगाओगे, पंप लगाओगे, बिजली खर्च करोगे, तब पानी ऊपर चढ़ेगा। लेकिन पानी को ऊपर से नीचे उतरना है, अपने आप पानी ऊपर से नीचे उतर जाता है। तो जब कोई चीज अपने से हो जाए तो डेल्टा जी माइनस में, अपने से ना हो पाए तो डेल्टा जी प्लस में। तो सोल्यूशन यदि बन रहा है, बनने का मतलब बन रहा है ना, हो रहा है ना, तुम तो कुछ कर नहीं रहे हो, तुमने मिलाया मिल गया, नहीं मिल रहा है तो तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। जैसे ऑयल एंड वाटर दे डू नॉट मिक्स, पानी और तेल आपस में मिक्स नहीं होते, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो जो चीजें मिक्स होंगी, चूंकि मिक्स हो रही हैं, प्रोसेस हो रहा है, अपने से हो रहा है, तुम कुछ नहीं कर रहे, बस तुमने दोनों को साथ में रखा, दोनों मिक्स हो गए। तो ऐसे सिचुएशन में डेल्टा जी विल बी ऑलवेज निगेटिव इन एवरी टाइप ऑफ सिचुएशन, चाहे सोल्यूशन निगेटिव डेविएशन वाला हो, चाहे सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन वाला हो, चाहे सोल्यूशन में कोई डेविएशन ना हो। प्रत्येक सिचुएशन में हमारा जो गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग है वो नेगेटिव ही होगा। तो गिव्स फ्री एनर्जी प्रत्येक सिचुएशन के लिए नेगेटिव, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग प्रत्येक सिचुएशन के लिए पॉजिटिव, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग हमें सोचना पड़ेगा कि वॉल्यूम घटेगा कि बढ़ेगा, एंड हीट ऑफ मिक्सिंग और एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, ठीक, इसको नाम दे सकते हो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग वो जीरो हो सकता है, माइनस हो सकता है या प्लस हो सकता है, डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन आइडियल है, पॉजिटिव डेविएशन है या नेगेटिव डेविएशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन में इस क्लास में हमारी तरफ से इतना है। फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में, तो बातें और भी होंगी। तब तक के लिए एक बार फिर से हमारी तरफ से बाय बाय।